तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने देखा कि एक्चुअल मीन मेथड का प्रैक्टिकल कैसे करा जाता है. नाउ वी विल अटेम्प्ट वन क्वेश्चन फॉर मोर क्लैरिटी. So in this question we are given age of husband as follow, we are given age of wives as follow. So we need to find the value of correlation in this data. So we need to find the value of R basically. So we are going to take age of husband as X. So this is variable because variable क्यों है, हर husband की age अलग अलग है और हर वाइफ की एज अलग अलग है. इसको हम x नहीं बोल सकते, बेशक अब इसको चलो x डैश बोल लो, बट x डैश बोलना भी इट्स लाइक कि हम उसको रिलेट कर रहे हैं हस्बैंड. इट्स बेटर दैट वी डिनोट कंप्लीटली डिफरेंट सिंबल टू दैट. सो इट्स बेटर दैट वी राइट डाउन y टू इट. नाउ हस्बैंड्स एज इज x, वाइफ एज इज y एंड दे बोथ आर वेरिएबल. ये क्वांटिटेटिव फिनोमिना है, दोनों के दोनों नंबर्स में बात करी जा रही है इसलिए वेरिएबल है. हस्बैंड की एज x, वाइफ की एज y. हमें इन दोनों के बीच में कोरिलेशन का पता लगाना है. पहले तो ज़रा हम वैल्यूज़ की तरफ नज़र डालें कि हस्बैंड की एज इंक्रीज करती चली जा रही है. ठीक है, मतलब एक हस्बैंड है 20 साल का, उसकी वाइफ की एज है 18 साल. एक हस्बैंड है 23 साल का, उसकी वाइफ की एज है 20 साल. तो हस्बैंड की एज ज़्यादा हुई तो वाइफ की भी एज ज़्यादा होगी. जिस हस्बैंड की ज़्यादा एज होगी उसकी वाइफ की भी एज ज़्यादा होगी. जनरली ये ऐसे ही होता है. ठीक है, अब ऐसे देखो 27 हस्बैंड की एज और वाइफ की एज कितनी है, 24. ठीक है, हस्बैंड की एज है 31, वाइफ की एज है 30. तो देखो ज़्यादातर केसेस में हस्बैंड की एज जो है वो ज़्यादा है, वाइफ की एज जो है कम है. ठीक है, सब में ही है, सब में ही है. ठीक है, ज़्यादातर मैं इसलिए कह रहा था, जनरली क्या होता है ना, कभी कभी वाइफ की भी एज ज़्यादा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं. मैं भी हूँ, मेरी भी 9 महीने बड़ी है मुझसे, तो कोई बड़ी बात, 9 महीने में इतना सारा फर्क नहीं है. बट अगेन एज यहाँ पर देखो कि एज ज़्यादा है हस्बैंड की, तो वाइफ की भी एज ज़्यादा है. तो दोनों के बीच में मैंने ये क्यों बोला, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. देखो अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी तो बढ़ रही है, ये देखना है आपको इस क्वेश्चन में. देखो x की वैल्यू बढ़ी और y की वैल्यू भी बढ़ रही है. अगर x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है. अच्छा, अगर मैं बैकवर्ड जाऊं, अगर हस्बैंड की एज कम होती जाए तो वाइफ की भी एज, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है. अगर बीच में भी कोई एक पॉइंट भी ऐसा आ जाता जहां पर वाइफ की एज ज्यादा निकल जाती, हस्बैंड की एज कम, तो उससे भी मेरे ओवरऑल आंसर में कोई फर्क नहीं आता. वैल्यू में फर्क जरूर आता बट मेजरली फर्क नहीं आता. ओवरऑल मेरा जो आंसर रहता है वो पॉजिटिव नहीं रहता. एक वैल्यू से या दो वैल्यू से आपकी ओवरऑल साइन पे फर्क नहीं पड़ जाता. बस बस कोरिलेशन की डिग्री थोड़ी सी कम हो जाती है. कोरिलेशन की जो डिग्री होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, कंसिस्टेंसी जब ब्रेक डाउन हो जाती है. बट आप देखो कि इसमें जनरली क्या हो रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है. चलो अब क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई करना है इसमें. और एक्चुअल मीन मेथड को अप्लाई करने के बेटा दो तरीके हैं. पहला मेथड जो एक्चुअल मीन मेथड को अप्लाई करने का है वो ये है, आप लगा दो सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइड कर दो n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. तो इसमें आपको x की और y की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी, तो लंबा काम हो जाएगा. तो अगर क्वेश्चन में आपको पहले से ही स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखी होती तो मैं आपको बोलता कि ब्लाइंडली बेटा ये मेथड लगा दो. बट क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखी कहीं पर भी क्वेश्चन में, देन आई डोंट रिकमेंड दिस मेथड एट ऑल. ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि गो विद द सेकंड वन, सिग्मा एक्स वाई. तो इसमें बेटा आपको लगाना चाहिए सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक सेकंड सिग्मा लगाना भूल गया मैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर. तो बेटा यहाँ पर देखो ये आपका लग गया सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर. और चाहो तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों अल्टीमेटली अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं. ठीक है, दोनों को एक साथ लिख दो, दोनों को अलग लिख दो, एज यू वांट, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. नाउ तो वी विल गो विद दिस वन, we will go with the second one. So what values do we need? We simply need the value of x, small x. We need small y. We need small x square. We need small y square. तो if we will manage to get small x, small y, उनको स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर में तो लगाने में दिक्कत नहीं है. अब स्मॉल x कैसे निकालते हैं, सारी वैल्यूज को, जो हस्बैंड की एज है ये x है ना, इन सबको माइनस कर दो मीन के साथ. स्मॉल y निकालने के लिए आप सारी वैल्यूज y के माइनस कर दो मीन के साथ. तो यहाँ पर स्मॉल x निकल के आ जाएगा और स्मॉल y भी निकल के आ जाएगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो ये रहा x. तो बेटा मीन निकालना सबको आता है, आई बिलीव इतना तो सबको आता है मीन निकालना. तो बेटा अगर मुझे x बार निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सिग्मा x अपॉन n. तो बेटा x का सिग्मा कर दो 20 प्लस 23 प्लस 27 टिल 42. इट्स कमिंग आउट टू बी 256.
बेटा और कितने मेन है यहाँ पे, कितने हस्बैंड्स हैं टोटल? 8 बेटा, इंडिविजुअल सीरीज है ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, ये भी इंडिविजुअल, दो अलग अलग सीरीज है, दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाल रहे हैं। ये भी इंडिविजुअल सीरीज है, दो इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है। कोरिलेशन चैप्टर में हम दो इंडिविजुअल सीरीज के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। अब देखो तो बेटा 256 इसका सम है, डिवाइड कर दो इसको नंबर ऑफ हस्बैंड, 8 हस्बैंड्स है तो बेटा एवरेज एज निकल के आ रही है 32 साल। बेटा वाइफ की एजेस का एवरेज निकालने के लिए वाई डैश, तो सिग्मा वाई अपॉन एन, ठीक है। इसको बेशक आप n को x लिख दो और n को y लिख दो, क्योंकि थोड़ी और बेटर क्लैरिटी के लिए कि नंबर ऑफ हस्बैंड्स नंबर ऑफ वाइफ्स, ठीक है बेटा। तो बेटा वाइफ की जो एजेस का सम है इट इज कमिंग आउट टू बी 232 इन 8 वाइफ्स, तो 29 ईयर्स जो है वाइफ की एजेस का गैप है। अब जो पहला हस्बैंड है उसकी एज है 20, ठीक है। कितना गैप आ रहा है 32 में? -12। बेटा 23 और 32 में कितना गैप आ रहा है? 9। फिर बेटा 27 और 32 में गैप आ रहा है 5 का, 31 और 32 में -1 का। तो बेटा ये स्मॉल x निकाल लोगे, तो बेटा ये स्मॉल x को निकालने के लिए आपको इन सारी की सारी वैल्यूज को माइनस करना है x बार के साथ। हाँ बाद में होगा, पहले तो x फिर उसको स्क्वायर करेंगे, पहले स्मॉल x निकालोगे, स्क्वायर करना उसके बाद का काम है। पहले आपने ये स्मॉल x निकाल लिया, फिर बेटा आपको चाहिए स्मॉल y। तो बेटा देखो x के बाद आपने x स्क्वायर तो कर लिया, ठीक है। तो बेटा 12 का 144, -9 का 81, -5 का 25 एंड सो ऑन। इतना मैं क्लियर कर दूं, स्मॉल x निकालना आ गया, x स्क्वायर निकालना आ गया, मैं x स्क्वायर यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब मेन y के साथ करेंगे। देखो जो पहली वाइफ है उसकी एज है 18 और एवरेज कितना है 29, तो इसकी एज कितनी कम है? 11 कम है। इस वाली वाइफ की एज है 20 और एवरेज है 29, तो इस वाइफ की एज 9 कम है एवरेज से, और इस वाइफ की एज 5 कम है एवरेज से, ठीक है। तो आप डिफरेंस निकालो, इसको बोलोगे स्मॉल y, ठीक है। स्मॉल y निकालने के लिए तो बेटा स्मॉल x निकालने के लिए x माइनस एक्स बार, स्मॉल y निकालने के लिए y माइनस वाई बार, ठीक है बेटा। अब इसका स्क्वायर कर दो, इट विल बी वाई स्क्वायर। तो बेटा 11 का 121, 9 का 81, 5 का 25, वाई स्क्वायर निकल के आ गया। तो x मिल गया, x स्क्वायर मिल गया, y मिल गया, वाई स्क्वायर मिल गया। अच्छा न्यूमरेटर में एक्स वाई था, राइट। कोरिलेशन के फॉर्मूले में सबसे ऊपर न्यूमरेटर में सिग्मा एक्स वाई था, तो बेटा एक्स वाई तो पहले निकाल लिए थे, x ये रहा, y ये रहा। तो बेटा -12 इंटू -11 132, बेटा -9 इंटू -9 81, बेटा -5 इंटू -5 25। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई कॉलम आ जाएगा। बेटा सारे कॉलम आ गए, सारे कॉलम क्लियर है। कैसे कैसे आए? स्मॉल x निकाला, मीन से माइनस करके x वाली वैल्यूज को, स्मॉल y निकाला हमने, y की वैल्यू को मीन से माइनस करके y के, एंड दोनों का फिर स्क्वायर कर दिया, फिर उनकी नॉर्मल वैल्यूज से हमने एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का कॉलम भी निकाल लिया। तो एवरीथिंग वी हैव कैलकुलेटेड। थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। नाउ नीचे आते हैं, फॉर्मूले के लिए मैंने जूम किया बेसिकली। एज यू कैन सी आर की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा स्मॉल एक्स वाई, जो कि ये आया 422। फिर बेटा डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेटा अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। तो बेटा ये है 422, और बेटा आपका अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर का है 460, ठीक है। और फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? वाई 392 से। दोनों को मल्टीप्लाई करने से बेटर बताओ, दोनों को अंडर रूट से बाहर निकालो, फिर उसे डिवाइड कर दो। वैसे वो क्योंकि देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी यार, ठीक है। देखो दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिजिट्स में आएगी, फिर उसको अंडर रूट करना लॉन्ग डिवीजन मेथड से पॉसिबल होगा। या फिर आप देखो इसमें कुछ बच्चे अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा सकते हैं, बिलीव कुछ बच्चे इसमें अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो बेटा अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा लेना। जिन बच्चों को लॉन्ग डिवीजन मेथड ज़्यादा सूटेबल है वो बच्चे दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको मेथड ठीक लगे। यहाँ पर इन्होंने इसको मल्टीप्लाई करती है, तो अब देखो इसका अंडर रूट करने के लिए तो आपको ऑब्वियसली क्या लगाना पड़ेगा? लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को आप या तो कैलकुलेटर से अंडर रूट कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो लॉन्ग डिवीजन से। और अप्रोक्सीमेशन में 21.9 आ जाएगा, ऐसे जैसे कुछ भी बता रहे हो आप, 21 पॉइंट और उसका 19 पॉइंट, वो और नंबर मल्टीप्लाई वही करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन के पॉइंट में। हाँ वो देखो मल्टीप्लिकेशन भी करोगे तो उसमें बट फिर डिवीजन होके पॉइंट्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, 19 पॉइंट लंबा जाएगा। बट दोनों मेथड्स हैं, दोनों मेथड तो वो भी है, मेथड तो ये भी है, दोनों मेथड्स आर सूटेबल जो आपको कन्वीनियंट लगे। क्लास में कि मैं क्वेश्चन जो देती हूँ क्लास
सॉल्व करती हो, मैं जो वो होगी ना नंबर जैसे ही होंगे, मैं इतना दूंगी कि बच्चा 5 मिनट में निकाल पाए, मतलब मैं आसान देने वाली, जैसे 441 दे दिया, रूट हो गया 21, कह रही है मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड दूंगी नहीं, और अगर अंडर रूट वाले चलो अच्छी बात है, मैम अगर ऐसा सोच के चल रही है तो ठीक है, मैंने क्या बोली कि मेरे को पता है बट मैम ने जो अभी असाइनमेंट दिया था सप्लाई का उसमें 2 मिस्टेक्स थी। मैम ने एक असाइनमेंट दिया था पीछे, उसमें 2 मिस्टेक्स थी, इलास्टिसिटी और सप्लाई का। अच्छा बेटा देखो वो जनरली बात है कि मैम बेसिकली वांटेड टू टेल कि क्वेश्चन सिंपल रहेगा, दैट्स इट, क्वेश्चन पेपर विल बी सिंपल। हाँ चलो अच्छी बात है अगर आपकी मैम ने बोला है कि कैलकुलेशन सिंपल रहेगी, बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी सर्कमस्टांसेस, ठीक है। मैम ने बोल दिया और अगर मैम ने क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दिया, यू वोंट बी एबल टू क्वेश्चन बैक मैम, तो दैट्स इट कि ये बोल रही थी कि मैं उस हिसाब से पेपर बनाऊंगी, लाइक अगर जैसे मैं एक बच्चे ने पूछा कि अंडर रूट में छोड़ दूंगा क्वेश्चन तो मार्क्स कटने के लिए 1.5 मार्क कटेंगे 6 में से, तो मैम एक ने बोला मैम इतना नंबर पेपर ही कहती मैं अंडर रूट भी दूंगी ना, अगर सिंपल, दूंगी चलो अच्छी बात है मैक्सिमम 100 से कम का ही होगा, ये लाइन है। बेटा देखो 422 अपॉन 4 टू 4.64, बेटा इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने भी देखो कैसे करना है, इसके आगे 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पता है ना क्या करना है, कट करके 2 जीरो ऊपर लगा देने हैं, कट करके आपको 2 जीरो ऊपर लगा देने हैं, तो बेटा आपको इसको डिवाइड करना है इस टर्म के साथ। अब बेटा ऑब्वियसली आंसर विल बी इन पॉइंट्स, ये क्वेश्चन कहां से लाए हो? ऑब्वियसली आंसर विल बी इन पॉइंट बेटा, 42200 42464, तो बेटा अब ये जा रहा है यहाँ जीरो लगेगा बेटा, आंसर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा है ये, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसे क्वेश्चंस कोरिलेशन में आ जाते हैं एग्जाम्स में, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बाकी जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन रहेगा वो थोड़ा सिंपल रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आपका ले लेगा, बट नेवर माइंड। आर की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी +0.994, तो ये 1 के बहुत क्लोज है, ये वैल्यू +1 के बहुत क्लोज है, तो व्हाट वी विल से देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड एजेस ऑफ वाइफ्स, तो वाइफ्स की एजेस में और हस्बैंड की एज में दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिग्री शो कर रहा है, मतलब दोनों बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली हस्बैंड की एज और वाइफ की एज में ज़्यादा फर्क थोड़ी होगा, ठीक है, 10-15 साल का गैप हो जाता है, बट बहुत वो एक्सेप्शनल हो गया ना। अगर हम जनरली सोसाइटी में देखें तो हस्बैंड और एज की वाइफ काफ़ी नियर बाय रहती है, तो वो आपने देखा कि इस चीज़ से प्रूव हो गया कि जो हमने सर्वे करा उसमें दोनों की एजेस काफ़ी नियर बाय निकल के। अब बेटा देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.4 है, इट्स वेरी हाई डिग्री ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ ये देखो बेटा, यहाँ से आई विल शो यू वन क्वेश्चन, एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो ज़रूरी नहीं है कि कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे कि एज ऑफ हस्बैंड, एज ऑफ वाइफ, अगर आपको सिर्फ एक्स और वाई भी दे रखा है तो बेटा घबराने वाली बात थोड़ी है, ठीक है। समझ जाना कि एक्स पहली सीरीज है, वाई दूसरी सीरीज है, दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, ठीक है। तो बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको मेथड आना चाहिए, एक्चुअल मीन मेथड मैंने आपको करवाया है अभी, तो क्या आप इस क्वेश्चन को एक्चुअल मीन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको x की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर बेटा आपको y की वैल्यू भी दे रखी है, तो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 6 सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे एक्चुअल मीन मेथड से और मुझे एक बार सबमिट करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ, जो बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो बच्चे मीटिंग को रोक के, यानी कि अब तो बंद हो जाएगी, मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे व्हाट्सएप पे सबमिट करो। जो बच्चे अभी लाइव लेक्चर ले रहे हैं बेटा आप लोगों का टाइम खत्म हो गया, ठीक है, तो आप लोग ये होमवर्क में करके मुझे ला के दोगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा मैं एक बार अपना फेस क्लियर कर लूँ, मैं एक बार यहाँ से क्लियर हो जाऊँ और ये बेटा आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बेटा मैंडेटरी है, इसके साथ बेटा फिर आप जितने एक्सीड कर पाओ उतनी लिमिट आपके ऊपर बेटर रहेगा, बट हाँ बेटा आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।